कि वाणी सत्यम काया शिवम रूप सुंदरम है तेरा, आदर्शों की स्वर्ग है तू, जय हे देवी भारत माता। अभी साज दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के फसाने बहुत हैं, डरे गैर पर भीख मांगो न फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। कांग्रेसियों के अनुसार कंप्यूटर क्रांति के जनक राजीव गांधी जी के परिवार के लोग अब कंप्यूटर एरा से क्वांटम एरा में आते आते पर्ची से चुनाव कराने के लिए जोर डालने लगे। माननीय सभापति महोदय, हम वंदे मातरम से अब ट्रांजिट करके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, तो मैं ये कह के अपना विचार प्रारंभ करता हूं। जो मैंने बचपन में आकाशवाणी लखनऊ में एक मुस्लिम कवि, संभवतः उनका नाम वाहिद अली वाहिद था, उनसे सुना था कि वाणी सत्यम काया शिवम रूप सुंदरम है तेरा, आदर्शों की स्वर्ग है तू, जय हे देवी भारत माता। अब आज के इस विषय पे आते हैं। उस हाउस में भी बहुत सारा इस विषय के ऊपर चर्चा हुई, यहां भी चर्चा होगी, परंतु जब हम चुनाव सुधारों की बात करेंगे तो मुझे लगता है इसे 4 स्तर में डिवाइड करना चाहिए। पहला, लोकतंत्र और इसका आधार, दूसरा चुनावी प्रक्रिया, और तीसरा कि इस चुनावी प्रक्रिया में होने वाले सुधार, और उसके बाद विपक्ष की आपत्ति और उन पे होने वाली तकरार, और इसके साथ मैं कुछ सुझाव देने का भी प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी ये मानते हैं कि भारत जो है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, मगर एक फैक्ट है जो शायद बहुत से लोगों को ध्यान नहीं रहता होगा। अगर आप पूरी दुनिया का नक्शा देखें तो ईस्टर्न यूरोप से लेके आप जापान तक चले जाइए तो केवल 3 ही डेमोक्रेसी हैं, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और जापान एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ऑस्ट्रेलिया इज प्रैक्टिकली एन एक्सटेंशन ऑफ यूरोप। तो इस पूरे पूर्वी गोलार्ध में यदि एकमेव एब्सोल्यूट वाइब्रेंट एंड कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी है तो वो सिर्फ भारत है। और सिर्फ इतना ही नहीं है सभापति महोदय, आज दुनिया में लोकतंत्र के अंदर सिर्फ 34% जनसंख्या है, जिसमें 17% हम हैं। अर्थात अगर दुनिया में लोकतंत्र है तो उसका सबसे बड़ा स्तंभ आज आधुनिक युग में भी भारत ही है। और इसका आधार कई बार हमारे गुलामी की मानसिकता के प्रभाव से हर चीज का आधार विदेश में ढूंढने का प्रयास करते हैं, और मैं बताना चाहता हूं उसका सबसे बड़ा आधार भारत की धर्म और संस्कृति है। इसके लिए मैं कोट करना चाहता हूं फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट, जिसको ये लोग बहुत महत्व देते हैं। फ्रीडम हाउस ने अपनी एक रिपोर्ट जो 1999-2000 में उसने लिखी, जिसमें फ्रीडम हाउस रिपोर्ट अबाउट द एनुअल सर्वे ऑफ द पॉलिटिकल राइट एंड सिविल लिबर्टीज 1999-2000 ऑन पेज नंबर 10 and 11, वो क्या लिखता, मैं कोट कर रहा हूं, 13 of the 63 countries with the poorest record in terms of political right and civil liberties are predominantly Christians. There is a strong correlation, सर इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, there is a strong correlation between the electoral democracy and Hinduism, and significant number of free and countries which belong to the Buddhist community. और आगे वो लिखता है, सर, the Islamic world remains the most resistant to the spirit of democracy and civil rights. अर्थात आज भी दुनिया ये मानती है कि सबसे ज्यादा अगर है तो लोकतंत्र का आधार भारत में है, और इसके लिए कोई बाहर से विदेश से देखने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर को मैं कोट करना चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, और कौन सी किताब जिसको ये लोग बहुत ध्यान देते हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, पेज नंबर 234 पे उन्होंने कहा, आई एम टोल्ड that such religious principles as will be in the commencements of the liberty, equality and fraternity, it may not be necessary for you to look for foreign sources and that you can draw such principles from Upanishads. सर ये ध्यान देने की आवश्यकता है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि समानता, बंधुता और स्वतंत्रता के सिद्धांत के लिए पश्चिम में देखने की आवश्यकता नहीं है, वो उपनिषदों में दिखाई पड़ेगा। मगर क्या बताएं सभापति महोदय, आज भी हमारे कुछ नेता जाके लंदन में खड़े होकर गुहार लगाते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी को बचाना है। तो उनके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि अभी साज दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के फसाने बहुत हैं, डरे गैर पर भीख मांगो न फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। अब मैं आगे की बात कहना चाहता हूं। देखिए, चुनावी प्रक्रिया स्वतंत्रता के बाद शुरू हुई और इसमें बहुत सारी चीजों की उस समय समस्या रही होगी। मैंने आदरणीय आडवाणी जी ने एक बार हम लोगों को बताया था कि कैसी कैसी समस्याएं आती थी। उस जमाने में लोग इलेक्टोरल रोल बनाने के लिए जाते थे और महिलाओं का नाम पूछते थे तो डांट पड़ जाती थी, क्योंकि उस समय के समाज में माना नहीं जाता था कि किसी घर की महिला का नाम पूछा जाए। परंतु मैं बताना चाहता हूं सर, चुनावी प्रक्रिया पे सबसे पहली समस्या स्वतंत्र भारत में कहां आई? भारत के इतिहास की पहली इलेक्शन पिटीशन
चुनावी धांधली के विरुद्ध पिटीशन कब दाखिल हुई? 21 अप्रैल 1952। किसने दाखिल की? भारत के लॉ मिनिस्टर रहे बाबा साहब अंबेडकर। और उनके उस पिटीशन को मैं कोट करना चाहता हूं। उसके पैरा 12 में उन्होंने लिखा, द पिटीशनर सेज that the aforesaid large number of double votes, 74,333 being void, has been a result of corrupt practice and undue influence on the part of the respondent number 1 and 2. सर, बाबा साहब अंबेडकर को 74,333 वोट कैंसिल करके 14,000 वोट से हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। मगर सभापति महोदय, यह तो थी प्रक्रिया। अब इस पर प्रतिक्रिया देखिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिक्रिया है। 16 जनवरी 1952 वो लखनऊ से एडविना माउंटबेटन को लेटर लिखते हैं और क्या लिखते हैं कि आवर सक्सेस इन द बॉम्बे सिटी एंड द बॉम्बे प्रोविंस हैज बीन ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड। और सर आगे वो लिखते हैं, अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड। बड़ी प्रसन्नता उनको होती है कि डॉक्टर अंबेडकर चुनाव हार गए हैं। और इसके बाद वो क्या लिखते हैं कि सोशलिस्ट हैव जॉइंड हैंड विद अंबेडकर सो दे लॉस्ट देयर रिप्यूट। बट आगे सर वो बात लिखते, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। वो लिखते हैं, अंबेडकर है ज्वाइन हैंड विद हिंदू कम्युनलिस्ट। ये चाचा जी की जबानी है ये कहानी कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, इनके अनुसार हम लोगों की तरफ से, और इसका सोर्स है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 पेज नंबर 37। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सब लोगों को पता है कि जब इंदिरा जी का शासनकाल आया तो उस समय एक अलग प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई। भारत के इतिहास में पहला उदाहरण जब किसी प्रधानमंत्री का चुनाव अनियमितता के कारण अवैध घोषित किया गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, निर्बाध सत्ता में, तब तक चुनाव सुधार पे कोई विचार नहीं हुआ। चुनाव सुधार पे विचार शुरू होता है 1977 में, जब इलेक्शन कमीशन द्वारा ECIL को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की संभावनाएं खोजने के लिए कहा जाता है। और फिर इंदिरा जी के समय में 1982 में आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग को 50 पोलिंग बूथ के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बारे में प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। फिर राजीव जी के समय में 1988 में 61A में चेंज करके कहा जाता है कि EVM का प्रयोग किया जा सकता है। और 15 मार्च 1989 को राजीव गांधी की सरकार के समय में इसको वैधानिक मान्यता प्रदान की जाती है। मगर अब क्या बताएं सभापति महोदय, कांग्रेसियों के अनुसार कंप्यूटर क्रांति के जनक राजीव गांधी जी के परिवार के लोग अब कंप्यूटर एरा से क्वांटम एरा में आते आते पर्ची से चुनाव कराने के लिए जोर डालने लगे। और यह भी मैं बताना चाहता हूं कि पर्ची के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती थी, कैसे बूथ कैप्चरिंग और मतपेटियां लुटती थी, वो एक अलग विषय है। परंतु मैं यह भी कहना चाहता हूं कि देश की संसद में कई बार चुनाव सुधार के लिए बड़े विधेयक पारित हुए। पर मैं उदाहरण देना चाहता हूं कैसे हुए। एक बार इंदिरा जी का चुनाव गलत सिद्ध हुआ तो सर रेट्रोस्पेक्टिवली चुनाव का सुधार कर दिया गया ताकि किसी भी अदालत का उस पर कोई प्रभाव न पड़े। फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं सर, राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे 1989 को उनका चुनाव हुआ अमेठी में। सर गोलियां चली, 21 लोगों पे FIR हुई। और उनके विरुद्ध कौन लड़ रहे थे? राजमोहन गांधी, महात्मा गांधी के पौत्र, और डॉक्टर संजय सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। उनको इतनी गंभीर गोली लगी कि प्राणों का संकट उत्पन्न हो गया। और आरोप यह था कि प्रधानमंत्री जी के पक्ष में, और यह पुलिस की गोली नहीं थी, क्रॉस फायरिंग हो रही थी, जिसके बारे में उस समय कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने 26 नवंबर को लिखा कि भारत के 42 वर्ष के इतिहास में संभवतः यह सबसे हिंसक चुनावों में से एक।